मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। 2014 में भारतीय राजनीति के नए युग की शुरुआत हुई। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास को बदला गया और एक ऐसे पुरुष का अवतरण हुआ जो भारतीय राजनीति का सितारा बनने की ओर बढ़ चला। ये कहानी है 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत की, या कह लीजिए नरेंद्र मोदी के जीत की। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज कहानी साल 2014 की। के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा था कि बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये राजनीति का वो दौर था जब एक चेहरा पार्टी से बड़ा बनकर उभरा। बीजेपी ने इस चुनावों में पार्टी को नहीं बल्कि मोदी को आगे किया। महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक कांग्रेस के खिलाफ देश भर में ऐसा माहौल था कि पार्टी को लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं। नतीजा था कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री आवास से प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचने की राह इतनी भी आसान नहीं थी। वो गुजरात से दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन पीएम पद की उनकी दावेदारी के बाद पार्टी के अंदर और बाहर हर तरफ से विरोध की आवाजें उठी। ऐसे इस फिल्म की पटकथा थोड़ी पहले लिख दी गई, जिसमें हीरो के रूप में नरेंद्र मोदी का चयन किया गया। नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के कड़े विरोध के बावजूद 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में लाल कृष्ण आडवाणी सबसे आगे थे। दरअसल बीजेपी को नींव से इमारत तक खड़ी करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सक्रियता समाप्त हो जाने के बाद इस पद के लिए उनके नाम का आना स्वाभाविक था। उनके अलावा सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी दौड़ में थे। तत्कालीन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी उछाला गया। पार्टी के अंदर और बाहर हर तरफ चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट की घोषणा का सवाल गर्म था। 13 सितंबर 2013 वो दिन था जब बीजेपी अपने पीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान करने वाली थी। गुजरात से लेकर दिल्ली तक हर तरफ हलचल थी। पार्टी नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाना चाहती थी, लेकिन आडवाणी तैयार नहीं थे। वजह थी नरेंद्र मोदी का 2002 के गुजरात दंगों में दागदार होना। आडवाणी का मानना था कि अगर मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया तो यूपीए की महंगाई और भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं होगी। दिलचस्प बात यह थी कि आडवाणी जिस मोदी का विरोध कर रहे थे, कभी उनके सीएम की कुर्सी खुद उन्होंने ही बचाई थी। पार्टी की नई दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ये घोषणा की। हालांकि तमाम प्रयासों के बाद भी आडवाणी इस बैठक में नहीं आए। मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी भी विरोध कर रहे थे, लेकिन अंततः वो पार्टी की बहुमत लाइन के आगे झुक गए। बैठक में अस्वस्थता के चलते पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नाराज आडवाणी को छोड़कर सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू और अनंत कुमार सहित 12 सदस्यीय संसदीय बोर्ड के अन्य सभी सदस्य मौजूद थे। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद मोदी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, भाजपा को मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा चुनाव में पार्टी विजयी हो, इसके लिए मैं कोई परिश्रम और कोई कमी नहीं रखूंगा। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि वो सामान्य मानवीय आकांक्षाओं पर भी खरे उतरेंगे। मोदी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने पर पार्टी का आभार प्रकट करते हुए नई सोच, नई उम्मीद का नारा दिया और कहा कि वो चुनाव में यूपीए के भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ भाजपा के सुराज और विकास के लिए जनता का पूरा समर्थन पाएंगे। असली युद्ध अब शुरू हुआ।
मोदी के नाम की घोषणा के साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। राजनाथ सिंह को उन्होंने इस्तीफे की चिट्ठी भेजी। इस हलचल को देखकर बीजेपी के साथ आरएसएस भी सक्रिय हुआ। संघ चालक मोहन भागवत खुद आडवाणी को मनाने उनके घर पहुंचे। कुछ समय बाद आडवाणी ने कहा कि जो पार्टी कहेगी वो उसे मानेंगे। अंदर का घमासान तो थम गया, लेकिन बाहर मोदी का विरोध शुरू हो गया। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के साथ 17 साल के गठबंधन को तोड़ दिया और एनडीए से बाहर हो गए। 19 जून 2013 को नीतीश कुमार ने कहा था, आयो तो बार बार संदेश अमीर का, हमसे मगर हो ना सकता सौदा जमीर का। नीतीश कुमार लगातार मोदी पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते रहे। इन विरोधों के बीच मोदी के लिए आरएसएस हमेशा डटकर खड़ा रहा और इन्हें आगे बढ़ाने में आरएसएस की ही मुख्य भूमिका रही। अब ये तो हुई पटकथा की बात, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी इसकी नींव कहां से पड़ी। इसकी नींव पड़ी 2012 में 20 दिसंबर को, जब तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र भाई मोदी गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से 116 सीटें जीती। एक बार फिर गुजरात के शेर मोदी ने गुजरात जीत लिया था। उसी दिन शाम होते होते मोदी ने अहमदाबाद के जेपी चौक में पार्टी समर्थकों की विशाल सभा को संबोधित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा, यदि मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो या कोई चूक हुई हो तो मैं आपसे 6 करोड़ गुजरातियों से माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा, गुजरात के चुनाव एक आदर्श उदाहरण है। पूरा चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ा गया। गुजरात ने विकास के मुद्दे का अनुमोदन कर दिया। ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत नहीं, बल्कि 6 करोड़ गुजरातियों और उन भारतीयों की जीत है जो संपन्नता और विकास की अपेक्षा और आकांक्षा रखते हैं। ये उन सभी की जीत है जो देश का भला चाहते हैं। निश्चित ही ये चुनाव जीतने के अवसर पर दिया गया कोई सामान्य भाषण नहीं था। राजनीतिक मौके की नजाकत को देखते हुए ये भाषण गुजराती में नहीं, बल्कि हिंदी में दिया गया था और ये गुजरात से आगे राष्ट्रीय स्तर पर जनता को ध्यान में रखकर दिया गया भाषण था। जनसभा के दौरान ही अति उत्साहित भीड़ में अचानक ही कुछ पोस्टर नजर आने लगे, जिन पर लिखा था, मोदी 2012 में मुख्यमंत्री, 2014 में प्रधानमंत्री। मोदी का एक समर्थक तो और आगे बढ़कर मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी जैसे दावे करने लगा। जनसभा में भाषण के दौरान पीएम पीएम के नारे बुलंद हो रहे थे। मोदी ने भी जनसमूह को उपकृत करते हुए कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली जाऊं, मैं एक दिन के लिए 27 दिसंबर को वहां जाऊंगा। यहां तक फिल्म की कहानी, हीरो और विलेन सब कुछ मिल चुका था। अब थी बस उस फिल्म के क्लाइमेक्स की बारी, जो धीरे धीरे आने को था। चुनाव शुरू हो गया था 2014 का। मोदी ने पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी। प्रचार प्रसार का समय शुरू हुआ था। धीरे धीरे कहानी मोदी बनाम सब हो गई थी। एक तरफ मोदी थे तो दूसरी तरफ सारे दल। ऐसे समय मोदी का राजनीतिक अनुभव काम आ रहा था, उनका संघ का होना भी काम आ रहा था। वो चुनाव और उसकी हर एक बारीकियों को समझ रहे थे। चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाजपा की चुनौती का मुकाबला करने के नए तरीकों की खोज के लिए राहुल की टीम अभी भी अंधेरे में पैर हाथ चला रही थी। मोदी ने जब चाय पर चर्चा शुरू की तो एक बार फिर वे आम आदमी की बात करने के लिए बाध्य हुए। राहुल ने खुले घोषणा पत्र के बारे में कहा था, जिसका तात्पर्य था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं, सिविल सोसाइटी के समूहों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों से चर्चा के बाद ही इसे तैयार किया जाएगा। मोहन गोपाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रमुख गैर सरकारी संगठनों और रेलवे के कूलियों, मछुआरों, रिक्शा चालकों, रेहड़ी पटरी वालों के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे असंगठित क्षेत्र के लोगों की बात कही। राहुल गांधी की टीम का लक्ष्य वो वर्ग था जो गरीबी रेखा से ऊपर तो था, लेकिन मध्यम वर्ग भी नहीं था और दबाव महसूस कर रहा था। फिर से आर्थिक विकास को तेजी से पटरी पर लाने का मोदी का वादा इस समूह को आकर्षित कर रहा था। मोदी लगभग सारे वर्गों में पहुंच बना रहे थे।
गरीबी अमीरी से लेकर हिंदू के लिए उनका नरम होना काम आ रहा था। सच्चाई तो ये थी कि चुनाव में बुरी तरह पिछड़ रही कांग्रेस को फिर से पूरी ताकत से सामने आने की जरूरत थी। राहुल का हर इंटरव्यू उल्टा पड़ जा रहा था। कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये घिसा पिटा प्रयास ही होता था। वो लोगों के मानसिक स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। कह लीजिए कि उनको लोगों का मूड ही समझ नहीं आ रहा था। राहुल गांधी ने आमिर खान के सत्यमेव जयते की तर्ज पर असली भारत के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ये उनकी अपनी समझ के कारण असफल हो गया। राहुल गांधी और उनकी टीम लोगों से कनेक्ट करने में असमर्थ थी। कोई ना कोई गलती के कारण वो जनता से दूर जा रहे थे। मोदी की चाय पर चर्चा ने सबका ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इसको आकर्षक कलेवर के साथ पेश किया गया था। लेकिन राहुल गांधी के टाउन हॉल जैसे कार्यक्रम सफल नहीं हुए, क्योंकि ना तो इसका अच्छी तरह से प्रचार किया गया और ना ही इसमें कोई स्पष्ट संदेश था। धीरे धीरे मोदी लहर की सूचना मिलने लगी। दबी जुबान में लोग मोदी के जीत के दावे करने लगे, लेकिन बड़े बड़े पत्रकार को अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी। वो असमंजस में थे कि मोदी लहर है या नहीं। ऐसे कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां सबकी नजर थी। उसी में था अमेठी, जहां मुकाबला राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी बनाम कुमार विश्वास था। ईरानी एक तेज तर्रार नेत्री हैं जो क्या खूब बोलती हैं। कुमार तो खैर इसके बादशाह थे। राहुल गांधी की ओर से मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाल रखा था। अमेठी में 5 मई चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। उस दिन मोदी ने एक और जनसभा का कार्यक्रम रद्द करके राहुल के क्षेत्र में जनसभा करने का फैसला किया। लगभग पूरी रात में अमेठी की दयनीय स्थिति पर एक विज्ञापन फिल्म तैयार किया गया। अमित शाह ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के स्थानीय नेताओं से पड़ोसी क्षेत्र से कैडर को एकजुट करने के लिए कहा। चुनाव सभा में शामिल होने के लिए पड़ोसी गांवों से बड़ी संख्या में स्मृति के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। ट्रकों और बोलेरो गाड़ियों में भी सवार होकर लोगों को लाया गया। शाह ने अपनी टीम से कहा, हमको सर्वश्रेष्ठ दिखना है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मोदी का अमेठी का भाषण संभवतः गांधी परिवार पर सबसे तेज हमला था। मोदी के प्रत्येक वाक्य में आक्रोश था, व्यंग था। वो हर बात में गांधी परिवार को लपेट रहे थे। मोदी ने पूरे जोश से कहा, 40 सालों में एक परिवार ने 3 पीढ़ियों के सपनों को नष्ट कर दिया। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके सपने पूरे हों। मैं अगर पीएम नहीं बना तो वापस जाकर चाय बेच सकता हूं। राहुल क्या करेंगे? मेरी छोटी बहन स्मृति आपको अमेठी के 100 गांव के नाम बता सकती है। राहुल गांधी तो 10 से भी ज्यादा गांव नहीं बता पाएंगे। इससे पहले कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति ने गांधी परिवार पर उनके ही घर में इस तरह से निशाना नहीं साधा। कुछ लोगों ने इस भाषण के बारे में कहा था कि ये ठीक उसी तरह था मानो पाकिस्तान में शोएब की गेंद पर सहवाग ने छक्के जड़ दिए हो। मोदी के इस हमले ने प्रियंका को प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य कर दिया। उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुनावी जंग में उनके स्वर्गीय पिता राजीव गांधी तक को घसीट लिया और दावा किया कि भाजपा नेता नीच राजनीति कर रहे। दुर्भाग्य से एक गलत शब्द का प्रयोग हो गया, क्योंकि यहाँ विशेषकर उत्तर प्रदेश के हिस्से में नीच शब्द का मतलब निम्न जाति के संबंध में अपमानजनक माना जाता है। मोदी ने प्रियंका पर उनकी जाति को अपमानित करने का आरोप जड़ दिया। ये राजनीति का ठेठ मोदी अंदाज था, किसी भी शब्द को खूबसूरती से अपने विरोधियों की ओर मोड़ने और क्षण भर में राजनीतिक लाभ हासिल करने की कला। प्रियंका के लिए ये सजग रहने का संकेत था। अमेठी की कहानी में ये हो रहा था और उससे थोड़ी दूर बनारस में एक अलग ही तैयारी हो रही थी, जहां से मोदी चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने थे अरविंद केजरीवाल। गुजरात का आदमी बनारस आके चुनाव लड़ रहा था। चारों तरफ अलग माहौल था। ट्रक पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जा रही थी। हजारों युवक सिर पर भगवा टोपी, मोदी टी शर्ट पहने और मोदी के चेहरे लगाए सड़क के नुक्कड़ों पर कतार बनाकर खड़े थे। ये राजनीति का महाकुंभ था, जिसका टेलीविजन पर सीधा प्रसारण हो रहा था। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मोदी ने एक बार फिर स्मरणीय वाक्य बोले,
मेरा मन कहता है मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा भी नहीं है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन का अंतिम वाक्य तो कम बोलने वाले अमित शाह ने अपने पास सुरक्षित रखा था। उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों से कहा, मोदी लहर अब सुनामी बन गई है। कांग्रेस ने तुरंत ही पलटवार किया और दिसंबर 2004 में तमिलनाडु के तटवर्ती इलाके में आई सुनामी की याद दिलाई, जो सिर्फ मौत ही लाई थी। हकीकत तो ये थी कि भारत में राजनीतिक जमीन अब हिलने लगी थी और जमीनी स्तर पर चीजें तेजी से बदल रही थी। मोदी का नामांकन दाखिल करने की शैली एक और सुनियोजित राजनीतिक कारीगरी थी, लेकिन अब ये दिखावटी लहर नहीं थी। मोदी को स्वतः ही मिल रहा जन समर्थन ना थमने वाला लग रहा था, ना रुकने वाला लग रहा था। मोदी के प्रति इस दीवानगी का क्या कारण था? मोदी के लिए या कहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अमित शाह लगातार काम कर रहे थे, जो मोदी के सबसे खास थे। शाह कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने बनारस और पूरे उत्तर प्रदेश में हर बूथ को एक्टिव कर दिया। घर घर मोदी का नारा लग रहा था। ऐसे में मोदी बनारस पहुंचे और वाराणसी पहुंचते ही उन्होंने अचानक ही शहर के बीच से पार्टी मुख्यालय के लिए रोड शो का आयोजन कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल करते समय आयोजित यात्रा एक विजय प्रदर्शन था। 24 अप्रैल को बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। इस बार सड़कों पर भगवा टोपी लगाए भाजपा समर्थक मौजूद थे। ये एक और सुनियोजित कार्यक्रम था। इस चुनाव प्रचार के पहले दिन से भाजपा ने हाथ में आए अवसर को गंवाने का मौका नहीं दिया। वाराणसी के जिलाधिकारी ने जानबूझकर या अनजाने में ही स्थिति का लाभ उठाने का अंतिम क्षणों में एक और अवसर प्रदान कर दिया था। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी ने भी शहर की सड़कों पर इसी प्रकार का रोड शो किया। ये पूरी तरह नकल लग रहा था और ईमानदारी से कहूं तो हमेशा की तरह विलंब से किया गया प्रयास था। राहुल फिर से देर से जागे। मोदी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आखिरी चुनाव सभा को संबोधित करके अपना प्रचार अभियान समाप्त किया। उनके प्रचारक फटाफट इसका ब्यौरा उपलब्ध कराने में भी तेज थे। सितंबर के मध्य में भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से मोदी ने 3 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा की, 437 सभाएं की। एक बार भी नहीं लगा कि वो थके हुए हैं। चुनाव खत्म हो चुके थे। अब सब लोग अपनी अपनी बात लिख रहे थे। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई भी दल अकेले सरकार बना सकती है। सबको लग रहा था कि लोकसभा त्रिशंकु रहेगी। अगर ऐसा होता तो आडवाणी का नाम अचानक से आ सकता था, क्योंकि बहुत सारे दल मोदी को नहीं चाहते थे। मोदी सबके लिए नहीं थे। न्यूज चैनल अपने अपने सर्वे दिखा रहे थे। ज्यादातर न्यूज चैनल बीजेपी की सरकार की तरफ इशारा कर रहे थे। मोदी इस रिजल्ट को लेकर बड़े कॉन्फिडेंस में थे। एक बड़े पत्रकार लिखते हैं, उन्होंने 11 मई को मोदी जी से बात की थी। तब मोदी ने कहा था एनडीए 300 का आंकड़ा पार करेगी और बीजेपी अकेले 272 सीटें जीतेगी। 16 मई को जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा था वैसे वैसे बीजेपी इतिहास बना रही थी। 16 मई 2014 को दोपहर 12:09 पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, भारत की विजय, अच्छे दिन आने वाले हैं। भाजपा को अकेले 282 सीटें मिली, एनडीए को कुल 336 सीटें मिली, कांग्रेस 44 पर सिमट गई। भाजपा को अकेले 31% वोट हासिल हुआ, वहीं कांग्रेस को केवल 19.3% वोट हासिल हुआ। मोदी दोनों जगह से चुनाव जीत गए थे। यूपी में 80 में से 71 सीट जीतकर भाजपा ने इतिहास रच दिया। 26 मई 2014 को शाम 6 बजे 45 मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत कई पड़ोसी राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों ने दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। 28 मई 2014 को उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए, यानी भरोसेमंद अफसरों की तैनाती का दौर शुरू हुआ। 29 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इसमें मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा तय करने का निर्देश दिया गया। पीएम मोदी ने अपना 10 सूत्री विजन भी बताया।
4 जून 2014 को 16वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस सांसद कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। 6 जून 2014 को भाजपा की वरिष्ठ नेता और इंदौर से 8वीं बार सांसद चुनी गई सुमित्रा महाजन सर्वसम्मति से लोकसभा की अध्यक्ष चुनी गई। उनके नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। 15 अगस्त 2014 को ध्वजारोहण के बाद लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने मेड इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया जैसी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने सांसदों से गांव गोद लेकर उन्हें आदर्श गांव बनाने का आह्वान किया। 17 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग का अहमदाबाद में साबरमती के तट पर स्वागत किया। दोनों एक साथ पारंपरिक झूले पर झूलते नजर आए। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर मसला उठाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। 28 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क स्थित मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भाषण दिया। करीब 20,000 लोगों ने मोदी का भाषण सुना। यहीं से विदेश में मोदी युग की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी के रूप में भारत को एक लोकप्रिय नेता मिला था। वो जिसे अमेरिका ने कभी आने से रोका था, वो अब भारत के इस नेता को आदर के साथ बुला रहा था। एक लोकप्रिय नेता जिसे हर कोई पसंद करने लगा था। लोग भाजपा को कम और मोदी को ज्यादा जानने लगे थे। ये मोदी युग की शुरुआत थी। भारत बदल रहा था, लोकतंत्र बदल रहा था। एक बात तो तय थी कि ये जो हवा चल रही थी मोदी के नाम की, वो जल्दी रुकने वाली नहीं थी। अब देखना था कि मोदी भारत के लिए क्या विजन लेकर आए थे। ये सारी बातें अगले एपिसोड में। देखते रहिए इनसाइड जुलाई। नमस्कार।